हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं बेबीलोनिया सभ्यता के संदर्भ में उसकी आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करूंगी। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की तरह ही आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत कृषि को अत्यधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि कृषि भूमि नदियों द्वारा सिंचित होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ थी। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं वाणिज्य की स्थिति भी काफी अच्छी थी। अब मैं आगे अपने इस वीडियो में विस्तार से बेबीलोनियन सभ्यता के संदर्भ में इसके आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करूं। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं कि संपत्ति का स्वामित्व इकरारनामों के द्वारा व्यक्तियों को, सामाजिक दलों को तथा संस्थाओं को दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में इकरारनामों के द्वारा व्यक्ति विशेष को संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार दिया जाता था। व्यक्तिगत संपत्ति पर स्थायी रूप से स्वामित्व किसी व्यक्ति को प्राप्त होता था। इस संपत्ति को लिए गए कर्ज को वापस करने के लिए बेचा जा सकता था। एक विवाहित स्त्री के पास जो स्त्री धन होता था वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में इकरारनामों के द्वारा संपत्ति पर सामाजिक दलों तथा संस्थाओं को भी स्वामित्व दिया जाता था, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर समूह का अधिकार होता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हमें पुरस्कृत संपत्ति का भी उदाहरण मिलता है। इस संपत्ति में ऐसी संपत्ति आती थी जिसे राजा द्वारा सार्वजनिक सेवा में अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। ऐसी पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति को इल्कू कहा जाता था। राजा द्वारा दिए गए पुरस्कार की संपत्ति को इल्कू कहा जाता था तथा इस संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जाता था। ना ही इसे जब्त किया जा सकता था या बंधक रखा जा सकता था और ना ही इसका हस्तांतरण हो सकता था। इल्कू संपत्ति सिर्फ पुरुष उत्तराधिकारियों को ही प्राप्त हुआ करता था। बेबीलोनियन सभ्यता में कृषि का महत्व अत्यधिक रहा था। कृषि राजकीय आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। कृषि भूमि पर उच्च वर्ग के लोगों का अधिकार होता था। व्यापारी वर्ग के पास भी कृषि भूमि थी, जो कृषि से माल गुजारी वसूल किया करते थे तथा कृषि कार्य के लिए दासों की सहायता ली जाती थी। बेबीलोनियन सभ्यता में हमें 3 प्रकार की भू संपत्ति का उल्लेख मिलता है। पहला, कृषि योग्य भूमि। दूसरा, भूमि के अंतर्गत हरी भरी घाटियां तथा चारागाह तथा तीसरा प्रकार की भूमि जो थी वह उद्यान और बगीचे रहे थे। बेबीलोनियन सभ्यता में हम देखते हैं कि कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई थी तथा इसके लिए नहरों का निर्माण किया गया था। बेबीलोनियन सभ्यता में सिंचाई में नहरों के महत्व को देखते हुए इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। गवर्नर को यह अधिकार होता था कि नहरों की मरम्मत के लिए वह इन नहरों के पास रहने वाले नागरिकों का सहयोग ले सके। नहरों के पास रहने वाले नागरिकों के द्वारा गवर्नर को नहरों के देखभाल में सहयोग दिया जाता था, जिसके बदले में उन्हें नहर में मछली पकड़ने का एकाधिकार दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हम देखते हैं कि जहां भू सतह से नहरों की सतह ऊंची होती थी, वहां पानी ऊपर लाने की व्यवस्था में सिंचाई कला का प्रयोग किया जाता था। इस सिंचाई कला में प्रयुक्त जल यंत्र को चलाने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाता था। यह जल यंत्र मिस्र में प्रचलित शडूफ तथा भारत में प्रचलित ढेकली के समान हुआ करता था। जल यंत्रों की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि यदि इन जल यंत्रों को कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे यंत्र की बनावट और मूल्य के अनुसार दंड दिया जाएगा। सिंचाई कार्य में सिंचाई के लिए नाली का प्रयोग किया जाता था। इन नालियों के प्रयोग के समय यह ध्यान रखा जाता था कि इससे किसी अन्य किसान को हानि नहीं पहुंचे। हम्मुराबी अपने शासनकाल में सिंचाई के महत्व को देखते हुए कई नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नहर हम्मुराबी है, जो सुमेर और अक्काद की संपत्ति रही थी। यदि हम माल गुजारी के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में कृषि कार्य में माल गुजारी व्यवस्था लागू थी। जमीन के स्वामी रैयतों को माल गुजारी पर अपनी जमीन दे दिया करते थे।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और इसके संदर्भ में और अधिक चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोनियन सभ्यता में जमीन के मालिक को रैयत के द्वारा मालगुजारी के रूप में धन दिया जाता था। कभी कभी उत्पन्न अनाज का आधा या 1/3 अनाज भी मालगुजारी के रूप में दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में यह व्यवस्था थी कि भूमि के मालिक मालगुजारी पर रैयतों को खेती के लिए अपनी जमीन दे दिया करते थे तथा इन रैयतों को कृषि कार्य के लिए बीज भी उन्हें ही देना होता था। बेबीलोनियन सभ्यता में भू संपत्ति के मालिक और रैयत के मध्य एक इकरारनामा होता था जिसमें यह लिखा हुआ होता था कि रैयत के द्वारा कृषि कार्य किया जाएगा और उत्पन्न अनाज का एक निश्चित भाग भू मालिक को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और अधिक हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोनियन सभ्यता में ऐसी कृषि भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थी, बंजर भूमि की श्रेणी में इसे रखा गया था, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से इसे कृषि कार्य के उपयुक्त बना देता था तो उस व्यक्ति को उस भूमि का स्वामित्व दे दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत यह व्यवस्था रही थी कि मालगुजारी पर दी गई जमीन पर यदि कृषि कार्य के संदर्भ में रैयत अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से नहीं करता है तो उसे भूस्वामी को हर्जाना देना होगा। भूमि मालिक और रैयत के संबंधों को सुचारू रूप से बने रहने के लिए तथा इन दोनों के मध्य विवादों को रोकने और उसको निपटाने के लिए कानून का निर्माण हम्मुराबी के द्वारा किया गया था। बेबीलोनियन सभ्यता में मालगुजारी कितनी होगी यह उपज होने पर तय की जाती थी तथा प्रत्येक ऋतु में उत्पन्न होने वाले फसलों को आधार मानकर यह तय किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में भूस्वामी और रैयत के मध्य यह व्यवस्था थी कि यदि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान या सूखे के कारण अनाज कम होता था या पैदावार जो है वो अनाज का कम होता था या नहीं होता था तो ऐसे में मालगुजारी को कम कर दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी चरवाहे के द्वारा बिना अनुमति के किसी खेत में पशुओं को चराया जाता था तो उसे हर्जाने के रूप में उस खेत के मालिक को रकम का भुगतान करना होता था। बेबीलोनियन सभ्यता में भू संपत्ति के महत्व को देखते हुए भू मालिकों, किसानों और चरवाहों के लिए कई कानून का निर्माण किया गया था जिसके आधार पर भू मालिकों तथा किसानों और चरवाहों तथा चरवाहों और चरवाहों के मध्य होने वाले झगड़ों का फैसला किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में यह व्यवस्था थी कि यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कृषि कार्य सही ढंग से नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा वह नुकसान भूस्वामी और रैयत बराबर बराबर बांट लेंगे। बेबीलोनियन सभ्यता में हल का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता था। इस संदर्भ में इतिहासकारों का मत है कि हल की बनावट कसाइट युग के हल के समान ही रही होगी जिसका चित्र निप्पुर से प्राप्त हुआ है। बेबीलोनियन सभ्यता में किसानों के द्वारा खेती के लिए हल और बैलों का प्रयोग किया जाता था। हल और बैलों को किराए पर लिए जाने के कानून भी निश्चित रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम मजदूरी के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि कृषि कार्य में सहायता करने वाले मजदूरों के लिए ऋतुओं के अनुसार अलग अलग मजदूरी हम्मुराबी के कानून में निश्चित कर दी गई थी। बेबीलोनियन की सभ्यता में अगर हम कृषि फसल को देखें तो मुख्य रूप से खजूर, अंगूर, जैतून और खाद्यान्न का उपज होता था। यही नहीं, खजूर से एक विशेष प्रकार का आटा, चीनी और शराब का भी निर्माण किया जाता था। खजूर की छाल से रस्सियों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि खेती के बाद पशुपालन का महत्व अर्थव्यवस्था में रहा था। बेबीलोनियन सभ्यता में आर्थिक स्रोत में पशुओं का बहुत बड़ा योगदान था। सम्राट के द्वारा स्वयं बड़े पैमाने पर पशुपालन का कार्य किया जाता था और साथ ही साथ जनता के द्वारा पशुपालन पर सम्राट के द्वारा कर लगाया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में सम्राट के द्वारा पशुपालन से और पशुओं पर लगाए गए कर से
काफी आर्थिक आमदनी हुआ करती थी। बेबीलोन में राजा के द्वारा बड़े पैमाने पर पशु का पालन पोषण किया जाता था तथा उनकी देखरेख के लिए शाही चरवाहे नियुक्त किए जाते थे। इन चरवाहों को राजा के पास अपने कार्यों का हिसाब देना होता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम गवर्नर की भूमिका के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि राजा के द्वारा बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता था, जिसकी देखरेख के लिए गवर्नर जिम्मेदार हुआ करते थे। बेबीलोनियन सभ्यता के अंतर्गत हमें यह जानकारी मिलती है कि नहरों के निर्माण में अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था, जिसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जमीन को बराबर किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था तथा जमीन के नक्शों का निर्माण भी किया गया था। आगे जब हम यहाँ पे नहरों के देखभाल के संदर्भ में बात करते हैं तो बेबीलोनियन सभ्यता में सिंचाई के महत्व को देखते हुए कई नहरों का निर्माण किया गया था। इन नहरों की देखभाल और सफाई की व्यवस्था की गई थी और साथ ही साथ पुराने नहरों की मरम्मत भी करवाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम औजार के संदर्भ में बात करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग उद्योग धंधों में किया जाता था। हड्डियों और पत्थरों से इनका निर्माण किया जाता था। कालांतर में तांबे और कांसे के औजारों का निर्माण किया जाने लगा था। बेबीलोन की सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि एक बड़ी संख्या में मजदूर ईंटों के निर्माण के कार्य में संलग्न रहे थे। विशेषकर मंदिरों के निर्माण में आयताकार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इन ईंटों को मिट्टी से बनाया जाता था तथा इन ईंटों को आग में पकाकर पक्के ईंट का निर्माण किया जाता था। आगे जब हम यहाँ पे और अधिक बात करते हैं बेबीलोनियन सभ्यता के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो यहाँ पे हमें मिट्टी के बर्तनों के संदर्भ में भी चर्चा करनी होगी। बेबीलोनियन की सभ्यता से हमें यह जानकारी मिलती है कि बेबीलोन में निर्मित मिट्टी के बर्तन की सुंदरता के कारण इनकी मांग पश्चिम एशिया के पड़ोसी देशों में काफी अधिक थी। मिट्टी के बर्तनों से बेबीलोन को आर्थिक लाभ हुआ करता था। बेबीलोन में आर्थिक स्थिति के लिए आयात काफी महत्वपूर्ण रहा था। यहाँ मुख्य रूप से अरब, सीरिया और ईरान से टीन मंगाया जाता था। एलम से चांदी मंगाया जाता था। अर्मेनिया से तांबा, सीरिया और एलम से सोना, तेल और शराब सीरिया से मंगाए जाते थे। इसके अतिरिक्त सूती कपड़ों का आयात मिस्र और अरब से किया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि व्यापारी वर्ग के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया था, जिसे श्रेणी कहा जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में इस बात के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि बड़े व्यवसायियों के द्वारा इकरारनामा के द्वारा प्रतिनिधियों को नियुक्त कर उनके द्वारा व्यापार करवाया जाता था। बेबीलोन सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि नाव, दास, मजदूर, जानवर, घर को किराए पर देने की व्यवस्था थी, जिसकी दर हम्मुराबी के कानून के द्वारा निश्चित कर दी गई थी। बेबीलोनियन सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए ऋण देने और लेने की व्यवस्था थी तथा जो पूंजी ऋण के रूप में दी जाती थी उस पर इकरारनामे के अनुसार सूद दिया जाता था। सूद की दर साधारणतः 20% वार्षिक हुआ करती थी और इसे सिब्तू कहा जाता था। बेबीलोनिया की सभ्यता में हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण संपत्ति जैसे भूमि, बाग बगीचे, दास, बर्तन, घर को बंधक रखने की व्यवस्था भी थी। आवश्यकता पड़ने पर पत्नी और बच्चों को भी बंधक रखकर ऋण लिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में हम देखते हैं कि जौ, चांदी, सोना विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होते थे। जौ सबसे प्रमुख विनिमय का माध्यम हुआ करता था। बेबीलोनियन सभ्यता में पदाधिकारियों को वेतन जौ के रूप में दिया जाता था। बेबीलोनियन सभ्यता में स्वामी के द्वारा, राजा के द्वारा या पदाधिकारियों के द्वारा श्रमिकों को मजदूरी चांदी के टुकड़ों के रूप में दी जाती थी। बेबीलोन की सभ्यता में हम यह देखते हैं कि भुगतान में विनिमय के माध्यम के रूप में सोने का भी प्रयोग किया जाता था, यद्यपि इसका महत्व जौ और चांदी से कम हुआ करता था। निर्यात के संदर्भ में भी हमें बेबीलोनियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है। हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से सुगंधित द्रव, सुंदर मिट्टी के बर्तन, हथियार, औजार, कपड़े, जवाहरात और गहने, चमड़े के सामान उन अन्य देशों को भेजे जाते थे।
बेबीलोन की सभ्यता में हमें इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं कि चांदी, तांबा तथा सोने से अलंकृत अस्त्र बनाए जाते थे। बेबीलोन की सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग ऊनी वस्त्रों का निर्माण करना था, क्योंकि पशुओं से बड़े पैमाने पर ऊन, खाल और चमड़ा प्राप्त होता था तथा पश्चिमी एशिया में बड़े पैमाने पर ऊनी वस्त्रों का प्रयोग हुआ करता था। बेबीलोन की सभ्यता में मृदभांड, चमड़े की वस्तुएं तथा फर्नीचर का निर्माण भी अन्य उद्योग के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम यातायात के संदर्भ में बात करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि यातायात के रूप में नहरों का प्रयोग किया जाता था तथा इन नहरों की सहायता से बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात किया जाता था। इतिहासकारों का मत है कि बड़े पैमाने पर वस्तु के आयात और निर्यात के लिए दजला और फरात नदियों में खाल से बंधे लकड़ी के लट्ठों का प्रयोग किया जाता था, जो स्वाभाविक रूप से नदी के जल के गति के अनुरूप बहते रहते थे। सिर्फ उन्हें पतवार की सहायता से सही दिशा की दी जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें बड़े नावों और लघु जलपोत के संदर्भ में, तो हम ये देखते हैं कि बेबीलोन सभ्यता में बड़े बड़े नाव और लघु जलपोतों के होने का उल्लेख हम्मुराबी की विधि संहिता में प्राप्त होता है, जो 75 गुर से अधिक माल का परिवहन किया करते थे। बड़े बड़े नाव में बहुत सारे मल्लाह हुआ करते थे, जिन पर नियंत्रण के लिए तथा उनसे कार्य लेने के लिए एक प्रधान मल्लाह हुआ करता था। 60 गुण तक का भार लेकर चलने वाली नाव बनाने की मजदूरी 2 शेकल चांदी हुआ करती थी। परिवहन में प्रयुक्त नाव के लिए नाव का मालिक, नाव पर लदे माल का मालिक तथा प्रधान मल्लाह, इन तीनों का उत्तरदायित्व निश्चित हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम मल्लाह के वेतन के संदर्भ में बात करें तो हमें जानकारी मिलती है कि नाव चलाने वाले मल्लाह का वार्षिक वेतन 60 गुर अनाज हुआ करता था। बेबीलोन सभ्यता में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि राजा के पास बड़े बड़े नावों का बेड़ा होता था, जिसके द्वारा इमारतों की लकड़ी, अनाज, खजूर, ऊन और अन्य वस्तुओं का परिवहन किया जाता था। बेबीलोन की सभ्यता में जल यातायात के महत्व को देखते हुए इसके प्रबंध के लिए विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो कर वसूलते थे तथा अपने अधीन नदियों और नहरों की देखभाल किया करते थे तथा इनमें आय मरम्मत की आवश्यकता के लिए राजा को सूचित किया करते थे, जिसके पश्चात राजा गवर्नर को मरम्मत के आदेश दिया करता था। जब माल गांठों में भरकर नाव की सहायता से बाहर भेजे जाते थे तो इन गांठों की रस्सियों पर व्यापारी के नाम की मिट्टी की पट्टियां लगी रहती थीं। हम्मुराबी के विधि संहिता में व्यापारियों और सौदागरों के मध्य विवाद को रोकने के लिए साझेदारी से संबंधित कानूनों का उल्लेख मिलता है। साझेदारी के समय एक अनुबंध पत्र तैयार किया जाता था, जिसमें सभी शर्तों का उल्लेख हुआ करता था। सौदागर जब व्यापारी से माल प्राप्त करते थे तब उन्हें रसीद देनी होती थी तथा व्यापारी को सौदागर को जमानत के रूप में धन देना होता था। अनुबंध पत्र पर गवाहों के हस्ताक्षर हुआ करते थे। व्यापारिक मार्गों में यदि कोई लूट की घटना होती थी तो सौदागरों को इस घटना के संदर्भ में शपथ लेकर बताना होता था, और अगर वह झूठी शपथ लेते थे तो उन्हें जुर्माने के रूप में 3 गुनी राशि का भुगतान करना होता था, और यदि व्यापारी कोई झूठा दावा करते थे तो उन्हें 6 गुना राशि का भुगतान करना होता था। यदि व्यापार में हानि होती थी तो यह व्यवस्था थी कि सौदागर के द्वारा कम से कम मूलधन व्यापारी को लौटा दिया जाए। बेबीलोन की सभ्यता में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा जैसे धातुओं से कई प्रकार के उपकरण और आभूषण बनाए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेबीलोन की सभ्यता आर्थिक दृष्टि से एक उन्नत सभ्यता रही थी, जिसमें अधिकांश कानून व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए विक्रय, विनिमय, सूद, साझेदारी और ठेका से संबंधित थे, और यही कारण है कि विल ड्यूरैंट जैसे इतिहासकार ने बेबीलोनियन सभ्यता को एक वणिक सभ्यता कहा है। इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं बेबीलोनियन सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।